हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जाति। जाति का नाम और जाति की अवधारणा, मतलब बोले तो स्पीशीज कंसेप्ट। इससे पहली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण को स्टार्ट किया था। तो हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025, जिसके अंदर साइंस का बायोलॉजी का जो सिलेबस आपको दे रखा है, जिसके अंदर हमने वर्गीकरण के बारे में आपसे क्या की थी, चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ जाति से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमें दे रखे हैं, कुछ साइंटिस्ट की टर्मिनोलॉजी हमें दे रखी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग, सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जाति को समझने की, कि किसी भी जीव जंतुओं के बारे में हम बात करते हैं। उन अलग अलग जीव जंतुओं की बात की जाए तो उनकी अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और अलग अलग जातियों के नाम के आधार पर फिर उनको पहचाना जाता है। लेकिन बात ये आती है कि जी डिफरेंट टाइप की जातियाँ आपस में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो गई हैं, ऐसी कोई वजह इनके अंदर रही होगी। फिर हम कैसे जंतुओं को कहें कि ये सभी एक जाति के सदस्य हैं। जैसे हमारी मनुष्य जाति है, जिसमें मनुष्य सभी एक समान है, रंग रूप में, आकार प्रकार में, लैंगिक जनन के रूप से भी इनमें आपस में जब जनन होता है तो जनन होने के बाद अपने ही समान संतान क्या करते हैं, पैदा करते हैं। उस आधार पर हम जाति की बात करते हैं। तो देखो जाति जो नाम दिया गया था ना, वो जाति नाम दिया गया था भाई सबसे पहले, या जाति की जो धारणा है उसका जो कंसेप्ट दिया गया था वो दिया गया था जोहन रे के द्वारा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम के अंदर इन्होंने लगभग 18,000 से अधिक पादपों के भी और जंतुओं का भी इन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। ये बात हमें याद रखनी है। इतने ज़्यादा जीव जंतुओं के बारे में वर्णन इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर किया, जिसका नाम है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, जो कि जोहन रे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब जाति को समझने के कुछ विभिन्न कंसेप्ट हमारे पास दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है जाति की जैविक धारणा। ये हमसे पूछा जाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कहते हैं। तो ऐसे सभी सदस्य, मतलब इसके अनुसार बताया गया कि ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजनन करके अपने ही समान जननशील संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, ये सभी जीव जंतु आपस में एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। अब ये जाति की जो जैविक धारणा है, ये जैविक धारणा अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दी गई थी, जिनको हम 20वीं शताब्दी का डार्विन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है भाई हमसे, अब मायर ने जाति को जैविक अर्थ जो बताया था ना जाति का, जिसे हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। मेयर के अनुसार ऐसे सभी सदस्य, या जिनको हम कहें सजीव, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और प्रजनन करके अपने ही समान जननशील संतान उत्पन्न करते हैं, वो सभी के सभी सदस्य एक ही जाति के कहलाते हैं। लेकिन मायर की यह परिभाषा अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर जो बताया, वो जाति का जो कंसेप्ट दिया, वो सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन करने वाले जीव जंतुओं पर क्या थी, आधारित थी। इसका मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो उनकी भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती हैं। तो फिर ये परिभाषाएं इनकी क्या हो गई भाई, अपूर्ण हो गई थी। जैसे बैक्टीरिया है जिसके अंदर अलैंगिक जनन होता है, माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है, बीज है BGA, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो जब जाति का निर्धारण अन्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो हम उसे टैक्सोनोमिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। अन्य लक्षण और भी हैं, चाहे वो कायिक लक्षण भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय लक्षण उनके हो सकते हैं। उस आधार पर यदि उसका निर्धारण किया जाए तो उसे हम टैक्सोनॉमी स्पीशीज कह देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, देखो जाति की अगली जो धारणा दी गई थी ना, अगला कंसेप्ट जो दिया गया था वो था हमारे पास जैविक धारणा। और जैविक धारणा को दिया गया किसके द्वारा, लिनियस के अनुसार। और लिनियस ने बताया था
कि जो जाति है ना वो अपरिवर्तनशील है, मतलब जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जिस टाइप की जाति बन गई है उस जाति से नई जीव जंतुओं का निर्माण नहीं होगा। लेकिन आज हम देखते हैं क्या इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए थे क्या उसी टाइप के हैं, या हर दिन नई नई जातियों का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो नई नई जातियों की जो उत्पत्ति हो रही है वो एक विकास को दर्शाती है इस पृथ्वी पर। लेकिन ये परिभाषा लेमार्क के द्वारा क्या कर दी गई थी, अमान्य कर दी गई थी, याद रखना है। अगली परिभाषा आती है हमारे पास गतिक धारण, और गतिक धारणा को लेमार्क के द्वारा दिया गया था, और लेमार्क ने बताया कि जाति निरंतर परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही बात है, जाति में हमेशा समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जब उसके अंदर कुछ ऐसे नए लक्षण विकसित हो जाते हैं जो अपने पहले वाले जो जीव जंतु थे उनसे क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, तो हम उसको कह देते हैं ये एक नई जाति का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो जाति में लक्षणों का यही परिवर्तनों का नाम क्या कहलाता है, बाद में विकास इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, जो कि अरस्तु के द्वारा और प्लेटो के द्वारा दिया गया था। इन्होंने भी इस बात को बताया कि जाति में लक्षणों का एक निश्चित प्रारूप पाया जाता है और जाति के सभी सदस्य इस प्रारूप से ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। जितनी ज़्यादा समानता होंगी वो सभी जीव जंतु आपस में एक ही जाति के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। इस आधार पर इन्होंने एक टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था, किसके द्वारा, अरस्तु और प्लेटो के द्वारा। अब कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास कि ऐसी जाति जिनमें लक्षणों का एक निश्चित प्रारूप पाया जाता है उसे हम मोनोटाइपिक जाति कह देते हैं, और जब लक्षणों के अंदर एक से अधिक प्रारूप पाए जाते हैं, मतलब 2 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, या फिर 7 पाए जाते हैं, उन लक्षणों की यदि बात की जाए तो उन लक्षणों के आधार पर इस जाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहला प्रकार आ जाता है हमारे पास, जो पॉलीटाइपिक हमने दिया है ना, वो उसी को नाम दिया है कि जब जाति के अंदर एक से अधिक लक्षण पाए जाते हैं तो हम उसे पॉलीटाइपिक कह देते हैं। अब पॉलीटाइपिक के प्रकार हैं हमारे पास अलग अलग। पहला आ जाता है बायोटाइप, दूसरा आ जाता है इकोटाइप, इकेट्स और इकोफेंस। बात एक ही है, कहीं कहीं आपको इकेट्स देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको इकोफेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो लक्षणों के प्रारूप पर डिपेंड करता है। ये नोट पॉइंट है हमारे पास क्या, इस जाति का, कि टाइपोलॉजिकल धारणा सबसे अधिक मान्य माना जाता है। जो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट है हमारे पास, जो कि अरस्तु और प्लेटो के द्वारा जो दिया गया था, इसको हम सबसे अधिक सर्वमान्य माना जाता है। जाति एक जैविक संसंजन की इकाई है, और वर्गीकरण जो हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, पिछली क्लास के अंदर, उस वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे आधारभूत जो इकाई है वो हमारी क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जातियां मिलकर और विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के समुदाय मिलकर हमारे नए प्रकार के इस वातावरण के अंदर एक वर्गीकरण, एक टैक्सोनॉमी का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। क्लियर बात, आगे बात करते हैं। देखो, जाति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उनकी आपसी प्रजननशीलता, जिसको हम कहते हैं इंटरब्रीडिंग। लेकिन उसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जाति का निर्धारण मुख्यतः उनके आकार के लक्षणों को देखा जाता है। भाई याद रखना है आपको, जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उस टैक्सोनॉमी में हम उनके बाह्य आकार के लक्षणों को देखते हैं, उसके आधार पर हम उस जाति का निर्धारण करते हैं। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज ये क्या कहता है, ये ही कहता है कि जब जाति का निर्धारण आकार की लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, भाई टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कह देते हैं। जैसे 2 पौधे आकार की लक्षणों में तो समानता रखते हैं, लेकिन ये दोनों पौधे एक ही वर्ग की जाति के, यानी बोले तो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज के हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखो, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, इनका वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया कहलाता है। इन तीनों के आकार की लक्षण तो समान हैं, अतः ये एक ही वर्ग की जाति से संबंधित है। लेकिन उच्च पादपों में जाति का निर्धारण मुख्य रूप से पुष्प को ध्यान में रखकर किया जाता है, पुष्प की आकार की के आधार पर किया जाता है। और पुष्प हमारा क्या है, जननिक लक्षण, जनन संरचनाएं पुष्प के अंदर पाई जाती हैं, उसके आधार पर किया जाता है। क्योंकि कायिक लक्षण जो है ना, उसकी तुलना में पुष्पीय लक्षण अधिक संरक्षित और अधिक स्थायी होती हैं और ज़्यादा परिवर्तन उनमें
नहीं होता है और लंबे समय तक उसके अंदर जो लैंगिक लक्षण जो चल रहे हैं ना वो लंबे समय तक अपरिवर्तनशील रहते हैं। कायिक लक्षण तो क्या है, वातावरण के प्रभाव की वजह से उनमें बदलाव देखने को हमें मिलता है। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है अगली स्लाइड के अंदर, देखो गोल्डन की पॉइंट कुछ दे रखे हैं जिनके बारे में कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्या कि वर्गीकी शब्द जो दिया गया था वो दिया गया था एपीडी कैंडोले के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बात। आगे आती है बात, वर्गीकी का व्यवहारिक महत्व यही है कि हम अज्ञात जीवों की पहचान कर रहे हैं, जिन जीवों के बारे में आज हमें जानकारी नहीं है, और जब कोई नया जीव इस पृथ्वी पर हमें मिलता है तो उसके लक्षण पहले से उपस्थित जो जीव जंतु हैं, जो जाति हैं, उनके साथ उनके लक्षणों को मैच किया जाता है और यही टैक्सोनॉमी में महत्व दिया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था द्विनाम नामकरण, द्विनाम पद्धति। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन लिनियस ने किया था, लिनियस के द्वारा इसका उपयोग किया गया। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था आईसीबीएन को 1961 में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। व्यवहारिक वर्गीकरण में पादपों को उनके आर्थिक महत्व के आधार पर। अब भाई आर्थिक महत्व का मतलब क्या है कि पेड़ पौधों से हमें कई प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। औषधि बनाने में उनका उपयोग किया जाता है, साग सब्जी में उनका उपयोग किया जाता है, फल फूल के लिए उनका उपयोग किया जाता है, कई प्रकार की दवाएं बनाने में किया जाता है, उनकी लकड़ी का भी अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। तो ये उनके क्या है, आर्थिक महत्व है। उस आर्थिक महत्व के आधार पर उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण। किसके अंदर, व्यवहारिक वर्गीकरण। ठीक है, याद रखना है। लेकिन कृत्रिम वर्गीकरण में पादपों को एक या फिर दो आकार के लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण में हम बात करें, पादपों की संपूर्ण आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जो भी उसकी है, चाहे वो जड़ से रिलेटेड हो, तने से रिलेटेड हो, चाहे पत्ती से हो, चाहे वो फूल से हो, हर एक चीज से हम उसकी देखते हैं, तब जाके उसका प्राकृतिक वर्गीकरण हम करते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने फेनेटिक वर्गीकरण। इसमें पादपों की समानता है कि पादपों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और उसके अंदर असमानता है, इनकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो फेनेटिक वर्गीकरण में यही होता है कि हमारे पास कोई भी पादप दे रखा है और एक दूसरा पादप हमें मिल गया, प्लांट मिल गया, उनके समान लक्षणों को देखो और उनके असमान लक्षणों को देखो, उसके आधार पर उस वर्गीकरण को हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी या फिर आधारभूत इकाई कहलाती है। जब भी हम किसी जीव जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो उसके वंश का नाम, उसके कुल का नाम, उसके गण का नाम, उसके संघ का नाम और साथ ही उनकी जाति का नाम, ये सारी चीज़ों का जब अध्ययन हम कर लेते हैं तब उस जाति का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उस जाति के लक्षणों को लिखा जाता है, फिर उस जाति के अंदर क्या डिफरेंट टाइप के लक्षण पाए जाते हैं, उससे उस जाति की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। प्रत्येक रैंक अथवा टैक्सोन वास्तव में क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये वर्गीकरण की इकाई होती है और ये टैक्सोनोमिक श्रेणियां केवल आकार की लक्षणों के समूह की नहीं बल्कि सुविभेदित जैविक अस्तित्व में हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें कुछ पॉइंट और दे रखे। देखो एक हर्बेरियम सीड की चर्चा हमसे की गई है। अब हर्बेरियम सीड का मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एक प्लांट की हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उस प्लांट का फोटो, उस प्लांट के अंदर से उसका एक भाग काटकर या उस पेड़ का कुछ भाग काटकर हम एक सीट के ऊपर चिपका देते हैं और उसके सभी भागों के हम नाम नोट करके उस सीट के अंदर उनके लिख लेते हैं। कुछ बाह्य आकार की लक्षण है उनके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से जो सीट तैयार की जाती है उसे हम हर्बेरियम सीट कह देते हैं। इसको जमाने की व्यवस्था एक अंतरराष्ट्रीय और सर्वमान वर्गीकरण पद्धति के अनुसार की जाती है, बात याद रखना है। कीटों को एकत्रित करके उनको मारने के बाद पिन लगाकर विशेष प्रकार के कीट बॉक्स में बंद करके म्यूजियम में सुरक्षित रखा जाता है और जाति की जैविक धारणा जननी पृथक्करण पर क्या होती है, वही आधारित होती है। तो इस तरीके से कुछ जाति से रिलेटेड पॉइंट्स हमारे पास दे रखे थे। तो ये आज हमारी जाति से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्या हुए, हमारे कंप्लीट हुए। तो इससे पहले की क्लास के अंदर हमने प्लांटों के बारे में और सजीवों के बारे में हम बात करें, प्लांट हो एनिमल हो, उनके कुछ वर्गीकरण के बारे में आपसे डिस्कस किया था। कुछ कंसेप्ट उसके हमने पढ़े थे, क्या टैक्सोनॉमी होती है, किस किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। अब आगे आने वाली क्लास के अंदर हमारा आज जाति से रिलेटेड कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आने वाली क्लास के अंदर
हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो टैक्सोनॉमी जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण जो हमारा चल रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से वैज्ञानिक का क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और बेल आइकन दबाना इन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, तो वो सभी लोग सबसे पहले अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी क्लास, और इस क्लास से पहले आप जो वर्गीकरण वाली हमारी पहली क्लास इसकी डली हुई है, उस क्लास को कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हमारी इस क्लास को देखें। इसके बाद हमारी फिर आगे आने वाली क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।